हिस्ट्री की क्लास में हमारा अगला टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन। और हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन को। एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे और कहां से वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने स्टोन एज पढ़ा और स्टोन एज के बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे स्टोन एज के बाद हमारा चाल्कोलिथिक एज शुरू होता है। चाल्कोलिथिक एज शुरू होता है और इसके अंतर्गत हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखा कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारी पनपती है। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, ये हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, कैसे हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये डिक्लाइन हो जाता है, कैसे डिक्लाइन हो जाता है। और हम देखते हैं कि अराउंड 1700 बीसी 1700 बीसी ये डिक्लाइन की ओर चला जाता है। और फिर इसके बाद वैदिक आर्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वैदिक आर्य सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक या आर्य सिविलाइजेशन के बारे में हमें जानकारी मिलती है और हमें ये पता चलता है कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि हमें ये पता चलता है कि ये वाला जो एरिया है ये पोस्ट हड़प्पा एक नया सिविलाइजेशन यहां आता है और उसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन और ये समथिंग 1500 बीसी के अराउंड हमें देखने को मिलता है। तो आज हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन को स्टडी करेंगे और देखेंगे। तो वैदिक सिविलाइजेशन को स्टडी करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी है और वो है कि सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे, टाइम पीरियड को देखेंगे। फिर लोकेशन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है, लोकेशन की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। लोकेशन के बाद हम लोग देखेंगे सोर्सेज और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविलाइजेशन। और उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि इस सिविलाइजेशन का या वैदिक सभ्यता का समय क्या था, तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि 1700 के आसपास, 1700 बीसी के आसपास क्या होता है, 1700 बीसी के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि पतन के बाद टूटी बस्तियां मिलती हैं, टूटी बस्तियां हमें मिलती हैं, टूटी बस्तियां, बेतरतीब घर, ठीक है, बेतरतीब घर और कच्चे मकान देखने को मिलते हैं, ठीक है, और कच्चे मकान देखने को मिलते हैं। ये सब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन की विशेषताएं थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हमें पता था कि एक पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता है, ठीक है, एक पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता है। और वैदिक सिविलाइजेशन के समय की अगर हम बात करें तो इसको पढ़ने के लिए इसका जो कालखंड है वो देखिए, 1500 बीसी से लेकर और 600 बीसी तक का समय है, जिसमें इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा वैदिक सिविलाइजेशन, एक है हमारा वैदिक सिविलाइजेशन। और ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी का, ठीक है, 1500 से 1000 बीसी का इसका टाइम पीरियड है। और जो दूसरा है जिसे हम कहते हैं लेटर वैदिक
लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक का समय। ठीक है, तो ये हमारा टाइम पीरियड निकल कर आ गया कि वैदिक सिविलाइजेशन और पोस्ट वैदिक या लेटर वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि आखिर इस टाइम पीरियड के सोर्सेस क्या हैं, कैसे हमें पता चला कि ये टाइम पीरियड है, तो देखिए दो इंस्क्रिप्शन है जिनसे हमें ये पता चलता है। जो पहला इंस्क्रिप्शन है जिनसे हमें इस बात की जानकारी मिलती है, तो उस इंस्क्रिप्शन का नाम है बोगस गोई का अभिलेख। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोगस गोई अभिलेख। और ये कहां पर है, ये ईरान में है। और जो दूसरा अभिलेख है उसका नाम है कस्सी इंस्क्रिप्शन। और ये कहां का है, देखिए भाई ये अराउंड 1400 बीसी का है। ठीक है, ये अराउंड 1400 बीसी का है। और अगर बोगस गोई अभिलेख की हम बात करें तो ये 1600 बीसी का है। ये 1600 बीसी का है और ये कस्सी इंस्क्रिप्शन 1400 बीसी का है। इस अभिलेख से देखिए क्या पता चलता है, इस अभिलेख से ये पता चलता है कि देखिए भाई इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि यहां पर जो है आर्य रहते थे और आर्यों की एक ब्रांच, वन ब्रांच ऑफ आर्य वो जो है भारत की तरफ आई, ऐसा इस अभिलेख में लिखा गया है। अब बात करते हैं बोगस गोई इंस्क्रिप्शन की। तो बोगस गोई इंस्क्रिप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है। जो बोगस गोई इंस्क्रिप्शन है इसमें क्या लिखा हुआ है, तो बोगस गोई इंस्क्रिप्शन है 1600 बीसी का। और इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें दो कबीले थे, एक का नाम था हित्ती, और एक का नाम था मितन्नी। और इन दोनों कबीलों में आपस में लड़ाई होती थी, तो ये लोग क्या करते थे, एक समझौता करते हैं ये दोनों, एक समझौता दैट वी विल नेवर फाइट अगेन। ये समझौता ये लोग करते हैं कि भाई अब हम लोग दोबारा लड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन दो कबीलों में बहुत लड़ाई होती थी। और ये जगह कहाँ की है, ये ईरान की है, तुर्की के पास की जगह है। देखिए तो इन दो कबीलों ने कहा कि अब हम लोग कभी लड़ाई नहीं करेंगे, और अपनी इस बात को गहराई या वजन देने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कसम खाते हैं देश्वर। ये लोग कसम खाते हैं, और कसम खाने में देखिए भाई किन दो देवताओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो वरुण का, मित्र का, नासत्य का। ठीक है, नासत्य का, ऐसे देवताओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन देवताओं को साक्षी माना जाता है, इन देवताओं को साक्षी मानते हैं। और आगे चलकर हम देखते हैं कि ये जो गॉड हैं ये हमारे वैदिक गॉड्स हैं। ठीक है, ये हमारे वैदिक गॉड्स हैं, जिनका 1600 बीसी में ईरान और तुर्की के पास बोगस गोई इंस्क्रिप्शन में हमें जानकारी मिलती है। तो इससे ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है कि भाई यहाँ के जो लोग थे उनका कुछ ना कुछ रिलेशन हमारे इंडिया में आने वाले वैदिक सिविलाइजेशंस का भी रहा है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग सोर्सेस की बात करें, तो देखिए भाई सोर्सेज में क्या है, दो सोर्सेज हैं
जिनसे हमें जानकारी मिलती है। पहला तो है लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्सेस, और जो दूसरा है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, दो की जानकारी मिलती है, पहला है लिटरेरी सोर्स, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और लिटरेरी सोर्स में देखिए ऋग्वेद एंड वेदास, और वेद जो है ऋग्वेद को छोड़कर, और साथ में देखिए ब्राह्मण, ब्राह्मण भी पुस्तकें हैं, आगे चलकर हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है अरण्यक, अरण्यक आते हैं, और उपनिषद हैं, उपनिषद हैं। इन सारी पुस्तकों से क्या है, हमें वैदिक सिविलाइजेशन की जानकारी मिलती है। और देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से 90% जानकारी हमें वैदिक सिविलाइजेशन की मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद से 90% जानकारी हमें मिलती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम देखें तो देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है, पॉटरी। और पॉटरी देखिए OCW या ओचर कलर्ड पॉटरी, और दूसरा है देखिए एक है पॉलिश्ड पॉटरी, पॉलिश्ड या PGW पॉटरी, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी हमें देखने को मिलती है, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी हमें देखने को मिलती है इस काल में। और ऑचर यानी गेरुए रंग की पॉटरी, ऑचर कलर पॉटरी, ऑचर कलर पॉटरी देखने को हमें मिलती है इस सिविलाइजेशन में। ऑचर का मतलब होता है गेरू, ठीक है, गेरुए रंग की पॉटरी देखने को मिलती है। तो ये दो हमारे पास सोर्सेज निकल कर आते हैं, जिन सोर्सेज से हमें वैदिक सिविलाइजेशन की जानकारी मिलती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं वेदास, और वेदास। और अगर मैं एक चीज और आपसे कहूं कि ये जो आर्य शब्द है, ठीक है, इन सब से शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे कहूं कि वेदों में जो सबसे पहला है, वेदास में जो सबसे पहला है वो है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद सबसे पहला है। तो यहां पर एक चीज जान लीजिए कि यहां पर एक शब्द है जिसका नाम है आर्य, ठीक है। तो आर्य किसे कहते थे, तो आर्य एक्चुअली कुछ भी जाति सूचक शब्द या ऐसा कुछ नहीं था, इसका मतलब होता था श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को आर्य कहा जाता था, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को आर्य कहा जाता था। और अगर हम लोग देखें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में अकेले कुल 33 बार, कुल 33 बार आर्य शब्द, आर्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये जो वेदास है, ये देखिए भाई, ये विद शब्द से बना हुआ है, विद, यह एक संस्कृत शब्द है, यह एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है ज्ञान, इसका मतलब है ज्ञान, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है ज्ञान। तो ये चीज आपको क्लियर है कि विद एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान, और आर्य एक श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति को कहा गया है। आर्य बिल्कुल भी जाति, जाति या धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है, आर्य जाति या धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका मतलब श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति है। संस्कृत शब्द विद जो है वो संस्कृत शब्द अर्थ जिसका ज्ञान है, इससे पनपा है। और वेदों में अगर हम देखें तो ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद और अथर्ववेद, और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं हमारे पास मुख्यतः, ये 4 वेद हमारे पास मुख्यतः हैं, 1 2 3, और ये 4 वेद हमारे मुख्यतः हैं जो हमारे वेदास बनकर निकलकर सामने आते हैं। तो सबसे पहले अगर ऋग्वेद की मैं बात करूं,
ऋग्वेद की, तो देखिए ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, या इसको इंग्लिश में हिम्स कहते हैं, ठीक है। एंड टोटल 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं या मंडल हैं, ठीक है। 10 चैप्टर्स या मंडल हैं। और वेदों को देखिए, वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड श्रुति संहिता, श्रुति संहिता। वेदों को श्रुति संहिता कहा जाता है। श्रुति संहिता क्यों कहा जाता है? देखिए भाई, ये श्रुति संहिता क्यों कहा जाता है? श्रुति संहिता, क्योंकि इसको श्रुति संहिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इससे पहले क्या है कि वेदों को किसी ने लिखा नहीं था। वेद जो है, ऐसा कहा जाता है, दे आर इनफेलिएबल, ईश्वर ने उसे लिखा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे लिखने का ज्ञान आर्यों के पास या वैदिक पीपल के पास लिखने की लिपि नहीं थी, वैदिक पीपल के पास लिखने की लिपि नहीं थी। देखिए वैदिक पीपल जो थे, नो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट, इनके पास लिखने का कोई नॉलेज नहीं था, नो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट। तो ये लोग क्या करते थे? ये वेदों को याद कर लेते थे, ठीक है, वेदों को स्मरण कर लेते थे, स्मरण कर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते थे, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम किया करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते थे, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति ने सुनाया, उसके बेटे ने फिर अपने अगले की पीढ़ी को सुनाया, और ऐसे वेद संकलित, वेद ऐसे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले गए। फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें कहते हैं, या इन्हीं को वेद व्यास कहा जाता है, वेद व्यास। और इन्होंने सर्वप्रथम वेदों को संकलित किया है, लिखा नहीं है, ठीक है, संकलित किया, ठीक है, मीन्स कलेक्ट किया इन्होंने, ठीक है, कलेक्ट किया, संकलित करके, और फिर कलेक्ट करके राइट डाउन किया। मतलब ये इनके अपने विचार नहीं थे, और चूंकि वेद स्मरण की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाकर एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाता था, इसलिए इसको श्रुति संहिता भी कहा जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये वेदों को श्रुति संहिता, और किसने लिखा था? वेद व्यास ने सबसे पहले संकलित किया था। इन चीजों को याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 1028 सूक्त हैं, 10 चैप्टर्स हैं, और 10 चैप्टर्स कौन कौन से हैं इसमें देखिए, जो 10 चैप्टर्स हैं, 10 chapters in ऋग्वेद, ये जो 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स इन ऋग्वेद, 1 and 10 आर द न्यू एडिशन, जो पहले और 10 हैं, जो पहला मंडल और 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में जोड़ा गया है। और जो 2 से 7वां मंडल है, 2 से 7 मंडल या चैप्टर्स जो हैं, या चैप्टर जो हैं, इनको ऋषि मंडल कहा गया है, ऋषि मंडल कहा गया है। क्यों? क्यों कहा गया? बिकॉज ईच चैप्टर is written by a ऋषि, ठीक है, किसी ना किसी ऋषि के द्वारा उसको संकलित करके लिखा गया है। इसीलिए जो 2 से 7वां मंडल है इसको ऋषि मंडल भी कहते हैं, और जो पहला और 10वां मंडल है ये एकदम नया एडिशन है, और हर एक मंडल जो है वो किसी ना किसी ऋषि के द्वारा लिखा गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हो गया पहला मंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां,
8वां, 9वां और 10वां मंडल ये हो गया। ये वाला जो मंडल है इसको लिखा है ऋषि भार्गव ने। ऋषि भार्गव ने लिखा है, भार्गव ऋषि ने लिखा है। ये जो तीसरा मंडल है इसको लिखा है ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है, इसको ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है, इसको ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है। और जो तीसरा मंडल है, ये जो चौथा मंडल है, इसको लिखा है वामदेव ने। जो छठा मंडल, पांचवा मंडल है, इसको लिखा है ऋषि अति ने। इसको लिखा है वामदेव, इसको लिखा है ऋषि अति ने लिखा है। और अगर हम लोग देखें कि जो इसके बाद के मंडल हैं, जैसे जो छठा मंडल है, इसको लिखा है ऋषि भारद्वाज ने। इसको लिखा है ऋषि भारद्वाज ने, ऋषि भारद्वाज ने लिखा है। और जो ये सातवां मंडल है, इसको देखिए किसने लिखा है, इसको ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। इसको ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। ठीक है, इसको ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। और ये जो 10वां मंडल है, ये सबसे नया है, ये सबसे नया है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो मंडल हैं इनको ऋषि मंडल कहा गया है, इनको ऋषि मंडल कहा गया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो तीसरा मंडल है, ठीक है, जो तीसरा मंडल है, जो तीसरा मंडल है, जो कि लिखा गया है ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा, ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है। इस मंडल में देखिए गायत्री मंत्र की चर्चा है, गायत्री मंत्र की चर्चा है। ठीक है, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। और जो चौथा चैप्टर है, जो चौथा चैप्टर है, जिसको लिखा गया है वामदेव जी के द्वारा, इसमें देखिए, इसमें हमें एग्रीकल्चर की जानकारी मिलती है। इसमें हमें एग्रीकल्चर की जानकारी मिलती है। इसमें हमें एग्रीकल्चर की जानकारी मिलती है। और यहीं से हमें पता चलता है कि जो पहले एग्रीकल्चर इंजीनियर थे, फर्स्ट एग्रीकल्चर इंजीनियर जो हमारे थे, क्या नाम था उनका? पृथ्वीवेन। ये हमारे पहले एग्रीकल्चर, पृथ्वीवेन, ये पहले एग्रीकल्चर या कृषि वैज्ञानिक थे या कृषि अभियंत्रण थे, आप ये कह सकते हैं। तो चौथे चैप्टर जिसको वामदेव जी ने लिखा है, वहां से हमें एग्रीकल्चर की या कृषि की जानकारी मिलती है। उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग देखें तो हमारा जो 7वां मंडल है, जो 7th चैप्टर है, जो 7th चैप्टर है, इसमें देखिए ये लिखा गया है 7th चैप्टर हमारा, ये ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा लिखा हुआ है, ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा लिखा हुआ है। और ये जो 7वां चैप्टर है, ये पूरी तरीके से सोमदेव को समर्पित है, सोमदेव को समर्पित है। ये पूरी तरीके से सोमदेव को समर्पित है। लॉर्ड सोम, डेडिकेटेड टू लॉर्ड सोम।
डेडिकेटेड टू लॉर्ड सोम। और इसमें देखिए सबसे पहले दास राग युद्ध का वर्णन मिलता है। दास राग युद्ध का वर्णन मिलता है। दास राग युद्ध का वर्णन मिलता है। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि दास राग युद्ध का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो वो 7वें मंडल में मिलता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि दास राग युद्ध में था क्या, तो देखिए यहां पर एक तरफ तो राजा सुदास थे, ठीक है, और दूसरी तरफ आर्य क्लैन के लोग थे। 5 आर्य क्लैन थे और प्लस 5 अनार्य क्लैन के लोग थे, ठीक। टोटल 10 कबीले थे जो राजा सुदास से लड़ रहे थे, ठीक है, जो राजा सुदास से लड़ रहे थे दास राग युद्ध। और ये किस नदी के किनारे हुआ था, तो भाई ये रावी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है, रावी नदी के किनारे हुआ था। और यहां पर देखिए ये जो राजा सुदास हैं, ये क्या था, ये विजयी होते हैं, ये राजा विजयी होते हैं। और यहां पर ये चल क्यों रहा था, तो देखिए विश्वामित्र को राजपुरोहित से हटाने के लिए जो विश्वामित्र जी थे उनको राजपुरोहित से हटाने के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा था, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है, तो देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ प्रेयर्स टू गॉड। यहां पर ये जो भी सारी चीजें हैं ये सारी प्रार्थनाएं हैं, यहां पर प्रार्थनाएं हैं। और ये देखिए ये पद एवं गद्य दोनों में है, पद एवं गद्य में है, ठीक है, प्रोज और पोएट्री के फॉर्म में है। और देखिए कि एवरी मंत्र इन ऋग्वेद starts with the praise of लॉर्ड अग्नि या अग्नि देव जो थे, अग्निदेव की स्तुति से शुरू होता था, ठीक है, अग्निदेव की स्तुति से शुरू होता था। और अग्नि को देखिए देवों का मुख भी कहा गया है, देवों का मुख भी कहा गया है अग्निदेव को। फिर आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि ऋग्वेद में लोकेशन क्या बताई गई है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन में देखिए कि आर्य कहां से आए। एक सवाल ये आता है कि आर्य कहां से आए, आर्य जो है आर्य कहां से आए, एक ये सवाल भी आता है हमारे सामने। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनमें एक लोग हैं वो कहते हैं कि ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए थे, ब्रह्म ऋषि प्रदेश का मतलब हो गया कि इस एरिया से आए थे भाई, ये वाला जो एरिया था ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश का था, ये ऐसा इनका मानना था। और ये कौन लोग कहते हैं भाई, ये संपूर्णानंद एक व्यक्ति हैं, संपूर्णानंद, ये उनका कहना है, ठीक है। फिर देखिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दयानंद सरस्वती,
जो हम देखते हैं कि आधुनिक इतिहास में हम देखते हैं कि समाज सुधारक आंदोलनों में अग्रणी रहे हैं। तो ये दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए थे, वो तिब्बत से आए थे, तिब्बत से आए थे। फिर देखिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बीजी तिलक, और ये कहते हैं कि पोल्स से आए थे या ध्रुव प्रदेश से आए थे, या ध्रुव प्रदेश से आए थे। और फिर ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मध्य एशिया, कि मध्य एशिया, मध्य एशिया और एशिया माइनर, और एशिया माइनर से आए थे। एशिया माइनर या जो तुर्की का क्षेत्र है, तुर्की ईरान का जो क्षेत्र है वहां से आए हैं। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। तो जो एक्सेप्टेड मत है वो इन्हीं का मत एक्सेप्टेड है। क्यों एक्सेप्टेड है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें क्या, बोगस गोई इंस्क्रिप्शन जो है, बोगस गोई इंस्क्रिप्शन जो है, बोगस गोई इंस्क्रिप्शन में इस बात की जानकारी मिलती है, प्लस जो कस्सी का इंस्क्रिप्शन है वहां से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है, जो बोगस गोई इंस्क्रिप्शन है और जो कस्सी इंस्क्रिप्शन है वहां से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि भाई ये लोग एशिया माइनर या मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या एक्सटेंट था। ठीक है, एक्सटेंट कितना था, तो एक्सटेंट को जानने के लिए हमें एक बार फिर से ऋग्वेद को पढ़ना और समझना पड़ेगा। तो ऋग्वेद में देखिए कुछ नदियों का उल्लेख है। ठीक है, जो हमारा ऋग्वेद है, ध्यान से देखिए भाई, ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख है, ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख है। ठीक है, नदियों का उल्लेख है। और यहां पर देखिए कि एक नदी है, एक नदी है जिसका नाम है सरस्वती, नदी है जिसका नाम है सरस्वती, और इसको नदी तमा कहा गया है, नदी तमा कहा गया है। ठीक है, इसे नदियों की देवी कहा गया है, नदियों की माता कहा गया है। ठीक है, इसको देवी की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, इसको नदियों में पूजनीय भी कहा गया है, नदियों में पूजनीय भी कहा गया है, इसको नदियों में पूजनीय भी कहा गया है। ठीक है, इसको नदीतमा, नदियों की माता, देवी या नदियों में पूजनीय भी कहा गया है। और अगर हम लोग देखें कि यहां पर गंगा नदी जो है, गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख मिलता है, गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख मिलता है हमें। और अगर मैं आपसे बात करूं कि यमुना नदी, तो यमुना नदी का देखिए, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है, 3 बार उल्लेख मिलता है, हम ये कह सकते हैं। इसका मतलब जो गंगा नदी है, गंगा वॉज नॉट एज मच एज इंपॉर्टेंट एज सरस्वती रिवर। ठीक है, मीन्स गंगा वॉज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज इट वॉज सरस्वती, एज इट वॉज सरस्वती। ठीक है, और दूसरी बात, वैदिक पीपल वेयर अवेयर ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, और ये बात चल रही है, ये कब की बात चल रही है, ये ऋग्वैदिक पीरियड की बात चल रही है, ये ऋग्वैदिक पीरियड की बात चल रही है। मतलब ये एक्सटेंट कब से कब का चल रहा है,
ये 1500 BC से 1000 BC के समय में इनका एक्सटेंट था। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि एक कहानी है जो ब्राह्मण से हमारे ब्राह्मण में एक ब्राह्मण है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण एक शतपथ ब्राह्मण है और इसमें देखिए विदेह माधव की कथा है। ठीक है, इसमें विदेह माधव की कथा है, विदेह माधव की कथा। और इस कथा में देखिए, इस कथा में सदा नीरा नदी का उल्लेख है। ठीक है, इस कथा में यह कहा गया है कि मुंह से अपनी अग्नि का एक गोला निकालते हैं और उससे क्या होता है कि जो जंगल है वो जलता चला जाता है, जलता चला जाता है। और कहाँ तक का एरिया जलता हुआ चला जाता है, तो देखिए भाई, ये कहते हैं कि ये है इनकी गंगा नदी और यहाँ पर है गंडक, ये है सदा नीरा नदी। और कहते हैं कि यहाँ से ये वाला जो एरिया है ऐसे जाता है और यहाँ पर जो भी जंगल थे वो जंगल जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। और आगे जब सदा नीरा नदी पहुँचती है, जब सदा नीरा नदी के पास पहुँचते हैं तो वो आग बुझ जाती है। इसका मतलब ये लोग बिहार का जो क्षेत्र है उससे परिचित हो गए थे। और ये कब की कहानी है, ये लेटर वैदिक पीरियड की कहानी है। ये लेटर वैदिक पीरियड की कहानी है। क्यों लेटर वैदिक पीरियड हमारा 1000 BC से 600 BC तक चला, क्योंकि ये जो है इसी पीरियड में रिटन हुई थी, रिटन इन दिस पीरियड। ठीक है, तो ये इस पीरियड में लिखा गया था। यानी अगर हम कंप्रेहेंसिवली देखें कि इनका क्या एरिया था तो हम ये कह सकते हैं कि ये देखिए, ये जो रिवर है हमारी, ये है गंगा, ये है गंगा। और ये देखिए ये वाली रिवर कौन सी है, ये है हमारी यमुना। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है, देखिए ये वाला एरिया, ये एरिया आर्यंस का था। ठीक है, और ये वैदिक पीरियड की बात है, ये वैदिक पीरियड की बात है। यानी 1500 BC से 1000 BC तक की बात है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए भाई, ये है हमारी नदी गंगा, ये है नदी हमारी यमुना, और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है सदा नीरा। सदा नीरा, इसको प्रेजेंट टाइम में आज गंडक नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाला जो एरिया है, अब देखिए भाई, ये वाला जो एरिया है, ये अब आर्यंस का एरिया हो गया। ठीक है, और ये है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। ये लेटर वैदिक पीरियड हो गया 1000 BC से 600 BC का टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि कैसे ये एरिया यहाँ से यहाँ तक कैसे इन लोगों ने एक्सपेंड किया। ठीक है, कैसे एक्सपेंशन हुआ, इस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद आगे हम चलकर देखें तो देखिए भाई कि कुछ अन्य नदियां हैं जिनका उल्लेख मिलता है। जैसे देखिए, जो सिंधु रिवर है, सिंधु को आज मॉडर्न नेम्स की अगर हम बात करें, मॉडर्न नेम्स, और यहां पर अगर हम बात करें वैदिक नेम्स की अगर हम बात करें, तो सिंधु जो है
आज इसका मॉडर्न नेम है इंडस। उसके बाद देखिए अगर, तो पारूशनी, पारूशनी को आज के जमाने में रावी कहा जाता है। फिर एक नदी है जिसका नाम है शतुद्री, और फिर एक नदी है उसका नाम है सिंधु पार्वती। एक है वितस्ता, वितस्ता को कहा गया है झेलम। वितस्ता को कहा गया है झेलम। एक है अस्किनी, अस्किनी को कहा गया है चिनाब। एक है विपस्य, और इसको कहा गया है ब्यास। शतुद्री को कहा गया है सतलज। और फिर देखिए कुछ रिवर हैं जैसे कुभा, कुरमू, ये है कुर्रम रिवर। कुर्रम ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है, ये अफगानिस्तान की रिवर है। एक रिवर है जिसका नाम है गोमल, गोमती रिवर है, गोमती रिवर को कहा गया है। और फिर एक चीज और देखिए भाई कि यहाँ पर जो गाय है, ठीक है, गाय, गाय को बड़ा स्कैर्ड माना गया है, बहुत पवित्र माना गया है। तो यहाँ से हमें नदियों की के बारे में उल्लेख मिलता है, और ये सब हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आगे चलकर क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद को देखेंगे। यजुर्वेद के बाद हम लोग सामवेद को देखेंगे, सामवेद को देखेंगे। फिर हम लोग अथर्ववेद को देखेंगे, अथर्ववेद को देखेंगे, और समझेंगे कि ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण क्या है, अरण्यक क्या है, अरण्यक क्या है, और उपनिषद क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। कल से हम आगे अगली क्लास से अपना टॉपिक देखेंगे।